नमस्कार दोस्तों, मैं सीए वैभव गोयल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने पिछले 6 महीनों में कई राउंड्स ऑफ असेसमेंट देखे होंगे, दिसंबर में, मार्च में और अब हाल फिलहाल में मई में। मई वाला राउंड कुछ स्पेशल राउंड था। एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं था इस टाइम बारिंग का, लेकिन सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शंस के बाद, आशीष अग्रवाल के डिसीजन के बाद ये एक नया लिमिटेशन पीरियड क्रिएट किया गया ताकि वर्कलोड को मैनेज किया जा सके। अब वो असेसमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं मई में। अब उन मई में जो असेसमेंट कंप्लीट हुए हैं उनकी अब हमें अपील फाइल करनी है। उन अपील फाइल करते समय हम मेरिट्स पे तो ग्राउंड लेंगे ही, कुछ ग्राउंड्स हम ज्यूरिसडिक्शन के भी ले सकते हैं। वो चुनिंदा 11 ग्राउंड्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये ग्राउंड्स हमने वहाँ से सेलेक्ट किए हैं जो मैटर्स बड़े बड़े एडवोकेट्स, कपिल गोयल जी हों, अरविंद दातर जी हों, वो दिल्ली हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में ले रहे हैं। हम इन ज्यूडिशनल ग्राउंड्स को अपने अपील में ले सकते हैं और अपने क्लाइंट्स में भी हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला जो हमने अपने इस सीरीज़ को इस तरह बांटा है कि ये ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 के लिए, कुछ ग्राउंड्स एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18 के लिए, और कुछ ग्राउंड्स एप्लीकेबल होंगे जो कि असेसमेंट ईयर 13-14 से लेके असेसमेंट ईयर 17-18 तक में एप्लीकेबल होंगे। अभी जैसे हमने देखा कि आशीष अग्रवाल में ये कहा गया कि जो नोटिस 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक के बीच में इशू हुए हैं 148 के नोटिस, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने ये कहा कि ये नोटिस 148 कैपिटल ए क्लॉज बी के नोटिस कंस्ट्रू या डीम टू बी इशूड मान लिए जाएं, और ये सारी प्रोसीडिंग्स वुड बी गवर्न्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। तो इसके अंतर्गत सीबीडीटी ने इसको फॉलो करते हुए एक सीबीडीटी इंस्ट्रक्शन 1/2022 उन्होंने इशू किया गया, जो कि मैटर ऑफ चैलेंज है बिफोर वेरियस हाई कोर्ट्स। अभी हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 की। इस असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 की जब हम बात कर रहे हैं तो जब डिपार्टमेंट ने केसेस खोल दिए कहते हुए कि हाँ, हम इसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ टोला एक्ट 2020, उसमें यह कहा गया कि जो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई थी इसकी वजह से 13-14, 14-15 अवेलेबल है। क्या डिपार्टमेंट क्या करता है? डिपार्टमेंट ट्रैवल बैक थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जस्ट बिकॉज कि जो फाइनेंस एक्ट 2021 आया है इसको ऐसा मान लिया जाएगा कि दैट दिस प्रोविजन वाज एप्लीकेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 को द असेसमेंट ईयर 13-14 वाज वैलिडली अवेलेबल। उस दिन हम उस केस को 13-14 को खोल सकते थे, इसलिए हम 13-14, 14-15 को खोलना चाहते हैं, जबकि टोला का बेनिफिट हमें तब नहीं मिल सकता। तो एक हमें ग्राउंड क्या ले सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 आर बार्ड बाय लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 ने ये जब अमेंड कर दिया प्रोविजन, तो वो जो टोला का बेनिफिट है दैट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बिकॉज फाइनेंस एक्ट 2021 इज ए लेटर लेजिस्लेशन एंड टोला 2020 इज एन प्रीवियस लेजिस्लेशन। तो एक जब लेटर लेजिस्लेशन में अगर कोई व्यू क्रिएट करना था, कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना था, तो वो एक्सेप्शन या सेविंग क्लॉज उसी एक्ट में दिया होता। वो जब एक्ट में सेविंग क्लॉज नहीं दिया हुआ तो टोला 2020 का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। यही व्यू लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि टोला 2020 का बेनिफिट नहीं मिल सकता, मीनिंग देयर बाय असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 आर बार्ड बाय लिमिटेशन। दो दिस व्यू हैज बीन स्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हम इस व्यू को अभी भी ले सकते हैं कि 13-14, 14-15 आर बार्ड बाय लिमिटेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 149(1)(b) फर्स्ट प्रोवाइजो का जो बेनिफिट है, और टोला 2020 का जो बेनिफिट है वो डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा। तो असेसमेंट ईयर 13-14, 14-15 की कहानी ये रही। अब दूसरा कहानी असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18। असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18 में डिपार्टमेंट ये कहता है कि हाँ, ये केसेस 16-17 के लिए 3 साल उन्होंने जोड़े, 31 मार्च 2020। उन्होंने कहा कि ट्रैवल बैक थ्योरी 1 अप्रैल 2020 को हम आते हैं, तो वहाँ से उन्होंने अप्लाई करी, तो वहाँ 3 साल पूरे नहीं हो रहे थे, सिंस 3 years वर नॉट गेटिंग ओवर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का बेनिफिट नहीं मिलेगा एसएससी को, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द एस्केपमेंट ऑफ इनकम 13-14, 14-15 या 15-16 के लिए 50 लाख या उससे ज़्यादा का एस्केपमेंट देखना है, 16-17, 17-18 के लिए 50 लाख या उससे ज़्यादा का एस्केपमेंट नहीं देखना। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एस्केपमेंट हम उन केसेस को खोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये व्यू ले सकते हैं जो कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में अनीता कथूरिया वाले केस में जो लिया हुआ है,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेगा पार्डन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, उसमें ये कहा गया है 16, 17, 17, 18 के लिए भी हमें 149(1)(b) का हार्डल पार करना है, irrespective of the fact that this case has been reopened pursuant to directions of the Honorable Supreme Court in the case of आशीष अग्रवाल। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैवल बैक थ्योरी है ये कहीं से भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस में नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई जो भी प्रोसीडिंग्स आप कर रहे हो उस दिन का जो एप्लीकेबल लॉ है वो रीअसेसमेंट का लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर आपका केस असेसमेंट 16, 17, 17, 18 को पर्टेन करता है और आपका एस्केपमेंट ऑफ इनकम लेस देन 50 lakhs है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149(1) सबसेक्शन 1 क्लॉज बी फुलफिल नहीं हुए हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि फाइनेंस एक्ट 2021 में सिर्फ ये कहा गया था कि मोर देन 50 lakhs की तो बात कही गई थी, साथ साथ में उन्होंने कहा था दिस 50 lakh शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट। फाइनेंस एक्ट 2022 में इसको चीज़ को बदल के ये लाया गया कि भाई आपको इट इज़ नॉट ओनली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन बुक एंट्री, इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडिचर। और ये जो इनकम एक्सपेंडिचर हुआ है या बुक एंट्री है या ये जो एसेट है मे नॉट बी लिमिटेड टू 1 year, बट क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें 2 या 3 years में तो भी 50 lakhs से क्रॉस करती है, तो भी हम इसे आपका केस मोर देन 3 years में हम ले सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक असेसमेंट ईयर के लिए मेरा एस्केपमेंट ऑफ इनकम जो है इज लेस देन 50 lakh रुपीज़। तो अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022 है दैट शुड बी एप्लीकेबल प्रीमा फेसी व्यू, आई एम सेइंग, विच वाज अ केस लेड बाय सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर जी। उसमें ये कहा गया प्रीमा फेसीली इट वाज वाइल ग्रांटिंग स्टे इट वाज कंकर्ड बाय द ऑनरेबल बेंच दैट कि जो फाइनेंस एक्ट 2022 के जो प्रोविजंस हैं दीज आर नॉट एट ऑल एप्लीकेबल फॉर preceding years, meaning thereby they are applicable for assessment year beginning on 1st of April 2022। तो जो अभी हमारे केसेस आशीष अग्रवाल की वजह से रीओपन हुए थे उसमें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा था कि यहाँ फाइनेंस एक्ट 2021 इज एप्लीकेबल। तो अगर किसी केस में एंट्रीज का मसला है, किसी केस में एक्सपेंडिचर का मसला है, तो आप उस केस को कंटेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो एस्केपमेंट ऑफ इनकम है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, मीनिंग देयर बाय अगर डीम्ड इनकम एस्केपमेंट का मसला है तो हम उसमें ये भी कह सकते हैं कि भाई फाइनेंस एक्ट 2021 में सिर्फ एसेट की बात करी गई है, डीम्ड इनकम एस्केपमेंट की बात नहीं करी गई है, तो इसलिए हम वो हमारा केस आप बार्ड बाई लिमिटेशन रहेगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कहानी ऐसी आई कि असेसमेंट 18-19 में भी आशीष अग्रवाल का बेनिफिट देते हुए उन्होंने रिव्यू कर दिया, अपने केस को रिन्यू कर दिया। अब इस केसेस में मेरा साफ मानना ये है कि अगर हम कोई भी लीगल बातचीत ना करें, सिर्फ सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो वो साफ साफ कहती हैं कि दिस इंस्ट्रक्शंस आशीष अग्रवाल का जो केस है वो असेसमेंट ईयर 13-14 से लेकर असेसमेंट ईयर 17-18 तक के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके केस में भी असेसमेंट ईयर 18-19 का केस रिवाइव करा गया है तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि आशीष अग्रवाल का केस रॉन्गली अप्लाई किया गया है, सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन रॉन्गली अप्लाई किया गया है। तो इस ग्राउंड पे भी आप कह सकते हैं कि वो बार्ड बाय लिमिटेशन है। हाँ, हालांकि अगर आपके केस में एस्केपमेंट लेस देन 50 lakhs है तब आपके लिए थोड़ा सा ये ग्राउंड जो लेना है काफ़ी फायदेमंद होती है। अगर आपका केस में एस्केपमेंट मोर देन 50 lakhs है तो ये बात थोड़ी सी जो हमने ग्राउंड लिया है थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। हालांकि फिर अगर ये ग्राउंड हम वीक भी पड़ जाता है लेकिन डिपार्टमेंट ने और बहुत सारी गलती कर रखी हैं जो हम वीडियो में आगे भी चर्चा करेंगे, जिससे आप अपने एसएससी के केस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली मार्च 2022 में सीबीडीटी ने सेक्शन 151 कैपिटल ए में रीअसेसमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया। इनकम एस्केपमेंट वाली जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया। अब सीबीडीटी के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी जो 148 के नोटिसेज आए वो 148 के नोटिसेज बाय पर्टिकुलर असेसिंग ऑफिसर इशू कर दिए गए। उस स्कीम में लिखा हुआ था कि रीअसेसमेंट और इशुएंस ऑफ नोटिस शुड बी डन इन automated manner and in faceless manner to the extent provided under section 144 capital B। जब हम वहां बात कर रहे हैं कि issuance of notice should be in automated manner as per the risk management strategy formulated by the board and in faceless manner, तो उसके अंतर्गत ये नोटिस जो हैं 151 कैपिटल ए के अंतर्गत फेसलेस मैनर में इशू करे जाने चाहिए थे, ना कि सिर्फ
एक पर्टिकुलर जुडिशल असेसिंग ऑफिसर द्वारा। इस केसेस में जितने भी हमने केसेस देखे, सभी केसेस में जुडिशल असेसिंग ऑफिसर द्वारा केसेस दिए गए। टूलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर का केस दिल्ली हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस हैं जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने स्टे दे रखा है। क्यों? क्योंकि जो 148 के नोटिसेज हैं वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी द्वारा दिए जाने थे जो कि फेसलेस अथॉरिटी थी, और दूसरी अथॉरिटी ने पर्टिकुलर जुडिशल ऑफिसर ने दे दिए हैं, इसलिए ये ब्रीच ऑफ सेक्शन 151 कैपिटल ए है। दूसरी जब हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं अप्रूवल की। क्या हुआ? असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16 में जो अप्रूवल लिए गए वो अप्रूवल इन्होंने पीसीसीआईटी से ले लिए, लेकिन असेसमेंट ईयर 16, 17, 17, 18 के लिए कहते हैं कि हम अप्रूवल लेंगे प्रिंसिपल सीआईटी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रैवल बैक थ्योरी में कहा कि भाई ये तो टाइम बार 3 इयर्स वाले में हम ले रहे हैं, इसलिए हम पीसीआईटी से अप्रूवल लेंगे। मेरा फिर पुनः ये कहना है कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 13, 14 से लेकर असेसमेंट ईयर 17, 18 तक के केस में भी 50 लाख रुपीज़ या उससे मोर का हार्डल इन्होंने क्रॉस करना था, इन्हें अप्रूवल पीसीसीआईटी से ही लेना है। तो एक व्यू हमारा ये भी हो गया। दूसरा हमने ये देखा कि ये केसेस जो हैं, इन्होंने जब हम बात करते हैं इन नोटिसेस की, तो जो पहले नोटिसेस जो आए थे 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 के बीच में जो नोटिसेस आए थे, उस दौरान उन्होंने अप्रूवल किस अथॉरिटी की ली? उन्होंने जब किस अथॉरिटी की अप्रूवल ली? उन्होंने असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15, 15, 16 के लिए उन्होंने पीसीआईटी की अप्रूवल ली, लेकिन असेसमेंट ईयर 16, 17, 17, 18 के लिए उन्होंने रेंज हेड की अप्रूवल ले ली। जबकि अगर हम बात देखें तो 1 अप्रैल 2021 को फाइनेंस एक्ट 2021 आ गया था, तो हमें सेक्शन 151 में जो अथॉरिटी स्पेसिफाइड थी उन अथॉरिटीज़ का अप्रूवल लेना था। उस अथॉरिटीज़ में रेंज हेड को कोई अथॉरिटी नहीं थी अप्रूवल देने के लिए, तो जो भी अप्रूवल रेंज हेड ने दी हैं वो नोटिसेस बार्ड बाय लिमिटेशन है। सिमिलरली अगर हम ये बात देखें असेसमेंट ईयर 16-17 की, तो अगर हम 16-17 की बात देखें तो अगर 151 का अनअमेंडेड लॉ भी देखें तो 17+4 दैट इज 31 मार्च 21, तो 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 21 के बीच में रेंज हेड को फिर भी पावर नहीं थी कि वो अप्रूवल दे पाते। अगर हम अनअमेंडेड लॉ की भी बात करें तो अगर अनअमेंडेड लॉ में भी अप्रूवल देनी थी तो अनअमेंडेड लॉ में भी पीसीआईटी को अप्रूवल देनी थी। तो हम ये भी ग्राउंड ले सकते हैं कि जो भी अप्रूवल रेंज हेड द्वारा दी गई हैं वो भी इनवैलिड हैं, बिकॉज 1 अप्रैल 2021 के बाद रेंज हेड के पास पावर ही नहीं थी कोई अप्रूवल देने की। जब उनके पास पावर ही नहीं थी तो जो उन्होंने अप्रूवल दी वो भी इनवैलिड इन लॉ हैं। तो अब दूसरी हम बात करते हैं कि ये हमने अब ये जो हमने बात देखी इस नोटिस में आपने एक बहुत बात देखी होगी कि जो डिन नंबर है, डिन नंबर उस नोटिस पे नहीं लिखा हुआ। वो 148 के नोटिस आए उसमें डिन नंबर नहीं लिखा हुआ, और जो डिन नंबर के लिए उन्होंने सेपरेट इंटीमेशन लेटर इशू किया गया। रिसेंटली दिल्ली आईटीएटी ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी और कोलकाता आईटीएटी ने भी ये कहा गया है कि सेपरेट लेटर से अगर आप डिन इंटीमेट करते हो तो इट इज़ नॉट अ वैलिड कंप्लायंस ऑफ सर्कुलर 14 ऑफ 2019। सर्कुलर 14 ऑफ 2019 सीबीडीटी में ये कहा गया कि कोई भी नोटिस आप इशू करोगे दैट शुड बी इशूड इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर, मैनुअल मैनर में नहीं करोगे। और अगर मैनुअल मैनर में आप करते हो तो आपको चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी है। चीफ कमिश्नर की अप्रूवल के लिए उन्होंने पैरा 3 ऑफ दैट सर्कुलर में बताया गया क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, और उन सर्कमस्टेंसेस में प्रायर रिटर्न अप्रूवल लेने के बाद वो कंडीशन जो है आप मैनुअल ऑर्डर, अपने मैनुअल नोटिस में या मैनुअल कम्युनिकेशन में लिख दोगे कि हमने डिन क्यों नहीं अप्लाई किया, क्यों नहीं कोट किया। तो इन सभी 148 के नोटिस में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर ली है। और इन्होंने जब प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ कमिश्नर नहीं ली है मैनुअल नोटिस के लिए तो सेपरेट डिन इंटीमेशन लेटर से वो सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं है। दूसरी बात जो हमने नोटिस करी, हमने ये कहना है कि ये जो भी अप्रूवल्स हैं, ये जो भी अप्रूवल की हमें कॉपी मांगनी है, हमने अपने असेसमेंट प्रोसीडिंग के दौरान अप्रूवल की कॉपी मांगी। कई केसेस में अप्रूवल की कॉपी मिल गई, कई केसेस में अप्रूवल की कॉपी नहीं मिली। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, ग्राउंड लेना है कि अगर अप्रूवल की कॉपी मिल गई तो हमें कहना है कि द अप्रूवल हैज़ बीन टेकन इन अ मैकेनिकल एंड रिचुअलिस्टिक मैनर। और अगर हम ये भी नहीं साबित कर पा रहे कि हाँ जी अप्रूवल मैकेनिकल या रिचुअलिस्टिक मैनर में दी गई है, हम कैसे हमें क्या देखना है कि अप्रूवल एक्चुअल में दी गई है या नहीं दी गई है। ये जो असेसमेंट प्रोसीडिंग इस दौरान हुई
या रिवाइव करेगी 148 के नोटिसेज जो मई जून के 2022 के महीने में दिए गए, उनमें अप्रूवल पीसीसीआईटी या पीसीआईटी ने एक ओमनीबस ऑर्डर के थ्रू दे दिए। उन्होंने कहा कि इन फाइल नंबर 1 से लेकर फाइल नंबर 68 तक मैं अप्रूवल देता हूं, और सेपरेट उन्होंने सिस्टम पे अप्रूवल चढ़ा दी। तो हमें यहां दो मुद्दे उठते हैं, क्या एक पीसीसीआईटी या किसी एक ऑफिसर के पास इतनी ह्यूमनली पॉसिबल था कि वो 68 फाइल्स को एक दिन में देख पाते? इट वॉज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एक 60 फाइल्स, उन्होंने 38 फाइल्स का जिक्र किया कि एक ह्यूमन पर्सन्स के लिए 38 फाइल्स या 30 फाइल्स चेक कर पाना आसान नहीं है। तो जहां हमने देखा कि पीसीसीआईटी कानपुर ने एक दिन में 68 फाइल्स को अप्रूव किया, ऑथराइज किया, तो क्या इट वॉज वैलिडली पॉसिबल? इट वॉज नॉट वैलिडली पॉसिबल। तो आप ये भी ग्राउंड लिख सकते हैं कि जो पीसीसीआईटी ने कानपुर ने अप्रूवल दिया वो इनवैलिड था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने टाइम खर्च किया। ठीक है सर। अब हम कहते हैं उन्होंने अप्रूवल सिस्टम में दे दिया। अब उन्होंने अप्रूवल जब सिस्टम में दे दिया तो क्या उन्होंने डीएससी लगाया? नहीं लगाया। क्या वो सिस्टम में जो ऑनलाइन अप्रूवल दिया, वेदर इट इज अ वैलिड अप्रूवल? जब हम उनसे अप्रूवल की कॉपी मांगते हैं, अप्रूवल की कॉपी फाइल में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेपरेट अप्रूवल का जो लेटर है वो नहीं बना रखा। क्यों नहीं बना रखा? क्योंकि वो जो सिस्टम आया वो 1 अगस्त 2022 से आया, और जो हमारे केसेस ओपन करे गए ये जून और जुलाई 2022 में ओपन करे गए। ठीक है। तो अब जो इनमें जब अप्रूवल से वो कहते हैं हमने सिस्टम में अप्रूवल दे दी, दैट इज अ सफिशिएंट कंप्लायंस। तो आप उनका ध्यान, इलाहाबाद हाई कोर्ट जब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाएंगे तो आप उसमें एक ग्राउंड ये ले सकते हैं कि जो अप्रूवल है वो वैलिड अप्रूवल नहीं है, क्योंकि वो डिजिटली साइंड नहीं है, ना ही उस अप्रूवल में डिन नंबर लिखा हुआ। अगर डिन नंबर नहीं लिखा हुआ तो भी इनवैलिड है, और डिजिटली साइंड नहीं है तो भी इनवैलिड है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जुडिशनल डिसीजन है विकास गुप्ता के केस में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो 151 में अप्रूवल देनी है दैट हैज़ टू बी आइदर थ्रू फिजिकल सिग्नेचर हैविंग डिन और थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, जो इस केस में नहीं है। अब आप कहोगे सर वैभव ये केसेस, ये डिसीजन जो आप बात कर रहे हो ये हमने असेसमेंट के दौरान नहीं लिए, ये हमने 148 कैपिटल ए की जब हमें अपॉर्चुनिटी 2 हफ्ते की मिली थी उसमें नहीं लिए। हमें तो जो हमने ये नहीं लिए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये डिसीजंस को, इन मैटर्स को, इन प्रोपोजिशंस को हम किसी भी स्टेज पे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये रूट कॉज तक जाते हैं, और ये रूट कॉज तक जाते हैं। हमें एक अंतिम जो मेरा पॉइंट है आप सबके सामने, वो अंतिम पॉइंट ये है कि एक पिक्युलर मैटर क्या है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं आपके साथ उस केस लॉ का नाम बताता हूँ। वो केस कासीलाल वर्सेस ITO, रिट पिटिशन नंबर 2950/2023 डेटेड 9 फरवरी 23। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें कहते हैं कि जो आशीष अग्रवाल के केस का बेनिफिट है रेवेन्यू उन्हीं केसेस में ले सकता है जो केसेस में असेसी ने पुराने नोटिसेस 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 के जो नोटिसेस हैं हाई कोर्ट में रिट के दौरान चैलेंज किए थे। अगर असेसी ने वो रिट के दौरान चैलेंज नहीं किए हैं तो आशीष अग्रवाल का बेनिफिट उन केसेस को नहीं मिलेगा। ऐसा ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रीमा फेसी व्यू लेते हुए उन नोटिसेस में स्टे दे दिया है। तो ये हमारे कुछ 11 पॉइंट्स थे जो हमने देखे कि इन 11 पॉइंट्स को अगर हम अपने केसों में अगर हम लगा सकते हैं, सेलेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादातर केसेस में जो मैंने आपके साथ प्रपोजिशन डिस्कस करे हैं वो असेसमेंट ईयर 13-14 से लेके 17-18 तक इस्तेमाल करे थे। कुछ प्रपोजिशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 13-14, सम प्रपोजिशंस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 16-17। ऐसी वीडियोस को लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।